सबसे पहले तो स्वागत करता हूं दिन भर चैनल का। दिन भर चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों का, आपके दर्शकों का, आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सूर्या गगरेट में एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हूं। 25 सालों से मैं अपना हॉस्पिटल चला रहा हूं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विंग का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आम आदमी, देखिए आम आदमी का बेसिक तो है व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो हैं मूलभूत सुविधाएं। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हुई हैं उन्होंने आम जनता तक उनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं वही नहीं पहुंचाई। तो हमारी जो आम आदमी पार्टी की बुनियादी सुविधाओं के ऊपर मेन बात है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर आपकी शिक्षा बढ़िया होगी तो आपको कभी भी अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपका जो समाज है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। एक स्वस्थ नेशन के लिए, स्वस्थ देश के लिए आप स्वस्थ होने चाहिए, शिक्षा के रूप में भी और शारीरिक रूप में भी। तो ये दो चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर, बट ऑन दी होल अमूल चूल परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। क्योंकि अभी तक जो भी पार्टियां राजनीति में रही हैं, सत्ता में रही हैं, उन्होंने पूरी तरह से गंद डाल के रखा है और आम आदमी उसका जीना एक तरफ से नहीं हर तरफ से मुहाल हुआ पड़ा है। मैं सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। व्यवस्था परिवर्तन जो है वो क्या है कि अगर आप देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान बहुत बढ़िया देश है, इसका कोई मुकाबला नहीं। इतना बढ़िया देश कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन ये तब तक बढ़िया है जब तक कि आपको कभी भी किसी सरकारी दफ्तर के साथ या सरकारी अफसर के साथ, वो किसी भी स्तर का ऑफिसर हो, किसी भी स्तर का कर्मचारी हो सरकारी, उससे पाला ना पड़ जाए। जब आपका सरकारी अफसर के साथ पाला पड़ गया या सरकारी कर्मचारी के साथ पाला पड़ गया या सरकारी दफ्तर में आपको जाना पड़ गया, तो आपको हिंदुस्तान की सही तस्वीर जो है आपके सामने नज़र आनी शुरू हो जाती है। फिर उस वक्त व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मैं इस देश में क्यों पला हूँ, इस देश में क्यों पैदा हुआ हूँ। ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि आज आम आदमी किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने से डरता है। उसमें एक खौफ है। ये खौफ क्यों है? खौफ क्रिएट किया गया है। क्यों सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं किया सरकार ने? क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि हर जगह के ऊपर हर आम आदमी का शोषण होता है, उसको पीड़ित होना पड़ता है और इस तरह की प्रक्रियाएं बना दी गई हैं कि वो अपने किसी भी जिसके ऊपर उसका हक है उन सारी चीज़ों के लिए भी उसको रिश्वतखोरी जो है उसका एक रास्ता अपनाना पड़ता है। आमदनी पहले ही कम है और ऊपर से ये रिश्वतखोरी, तो ये देश का बेड़ा गर्क हुआ है। तो इस सारी चीज़ को आम आदमी पार्टी बदलना चाहती है। अगर आप दिल्ली में देखें तो आज दिल्ली में आपको किसी भी दफ्तरी काम के लिए, सरकारी काम के लिए वहाँ ऐसे जाना नहीं पड़ता। आप खाली एक मिस कॉल देते हो और आपके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं उसके लिए आपके बंदा डिपार्टमेंट से घर आ जाता है, आपके घर में डॉक्यूमेंट बन के आ जाते हैं, जैसे फ़ॉरेन में होता है। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जाती है वहाँ करना चाहती है ठीक इसी ढंग से। यही सारी व्यवस्थाएं एक दिन अगर हिमाचल में आम आदमी पार्टी आती है तो यहाँ भी लागू होंगी। इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं कि हर आदमी को एक सहज लगे, हर आदमी को ये लगे कि मैं अपने देश में रह रहा हूँ, अपने माहौल में रह रहा हूँ, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रह रहा हूँ, मुझे जो मेरे हक हैं वो मिल रहे हैं, मुझे जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो सारी सरकार सुविधाएं जो हैं मुझे मिल रही हैं। कहीं भी उसको अपने हक के लिए लड़ना ना पड़े। वो सारी चीज़ें, देखिए सरकार जो होती है वो ट्रस्टी होती है, उसका काम है सिर्फ देख रेख करना जनता के इंटरेस्ट की। लेकिन यहाँ तो सारे मालिक बन बैठे हुए हैं, तानाशाही बनी बैठी है, ठीक है। तो ये तानाशाही से मुक्ति दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है और आम आदमी पार्टी उसी दिशा में अपनी दिन प्रतिदिन कार्य कर रही है। देखिए, राजनीति और देश सेवा में बहुत अंतर है। अगर देश सेवा करनी है तो आपको राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वो देश सेवा के नाम पर राजनीति में एंटर करते हैं। राजनीति के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, देश सेवा के लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जब राजनीति में आते हैं तो सारा जोर लगा होता है कि हम किसी ना किसी ढंग से टिकट हासिल कर ले। उसके पीछे बहुत सारे मकसद होते हैं। कई लोग राष्ट्र सेवा कहते हैं, देश सेवा कहते हैं, कई लोग समाज सेवा का नाम देते हैं। समाज सेवा के नाम पर आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो हैं आपको मिलेंगे जो राजनीति में घुसना चाहते हैं कि सुप्रसिद्ध समाज सेवी लिखवा दिया जाता है खबरों में, उसके बाद जो है वो अपने आप को समाज सेवी शो करते हैं। लेकिन इसके अलावा होता क्या है
कभी भी जीवन में, कभी भी किसी जगह पे मानवता को अगर उनकी ज़रूरत होती है तो कहीं वो काम नहीं आते। अगर किसी ने समाज सेवा ही करनी है, देश सेवा ही करनी है, तो मैं ऐसे सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो फिर राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। वो तो वैसे भी कर सकते हैं। राजनीति में आने का उनका मकसद क्या है? देश सेवा के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर पहले वो पैसे खर्चते हैं और इच्छा होती है राजनीति में आने की। तो अगर पैसे खर्च के समाज सेवा कर रहे हैं और ऊपर से बहुत तीव्र इच्छा है कि हमने जो है राजनीति में आना है, तो फिर समझिए कि दाल में कुछ काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। जी हाँ, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वो राजनीति में नहीं है। राजनीति को बदलने वाली जो है पार्टी है, बेसिकली वो नीतियों वाले राज वाली पार्टी है। तो मेरे मन में भी है कि समाज जो है, हम भी जगह जगह पे गुजरते हैं जब इन दफ्तरों से, तो जो घटना मैं अभी पहले विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ वही सारा कुछ हम लोगों के साथ भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं अपनी एजुकेशन के साथ या किसी भी ढंग से। अदरवाइज जो है आम बंदे का तो जीना मुहाल हुआ पड़ा है। तो मेरा भी राजनीति में आने का मकसद यही है कि जिन पीड़ा के थ्रू मैं गुजरा हूँ, ऐसा दर्द जो है आम सोसाइटी को जो है सहना पड़े, बर्दाश्त करना पड़े। और अगर मैं आता हूँ तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, यहाँ का जो सारा सिस्टम है वो बदले, सिंप्लीफाइड हो, बढ़िया हो, ताकि लोगों को एक चैन की सांस आए। लोगों को ऐसे लगे ना कि कोई चीज़ सरकार जो है ये हवा है। लोगों को लगनी चाहिए सरकार उनकी साथी है, उनकी सहभागी है। देखिए, मैं पहले भी अपने जिक्र में कर चुका हूँ कि जो सरकार होती है ये ट्रस्टी होती है। इसका काम है जनता के जितने भी हक हैं उनकी रक्षा करना, ना कि उनसे उनके हक छीनना। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने भी हिंदुस्तान वासियों के सारे हक छीन लिए हैं। ऐसे ही प्रदेश सरकारों में होता है और हम लोग अपनी हर चीज़ के लिए, अपने हर हक के लिए महरूम हैं। हर हक के लिए हमें तरसना पड़ता है। यूनियनें बनानी पड़ती हैं, हड़तालें करनी पड़ती हैं, अपना हक जताने के लिए और तरह से आवाज़ उठानी पड़ती है। आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़े ही क्यों? आप टैक्स देते हैं। हर इंसान, इस देश का हर एक छोटे से छोटा बच्चा जो है वो भी टैक्स देता है। जब वो टैक्स पेयर है और जितने सरकारी मुलाजिम हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, इनके जो घर हैं, एक छोटे से छोटे गरीब के बच्चे की टैक्स से भी चलती हैं, तो फिर ये हमारे मालिक नहीं हुए। इनके मालिक हर जनता है। एक रोड़ी कूटने वाला भी है, सड़क पे काम करने वाला भी है, जो नहीं भी काम करता टैक्स वो भी देता है, वो भी इनका मालिक है। तो वो मालिकाना हक का एहसास हमारी पार्टी दिलाना चाहती है कि मालिक जनता है, मालिक ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, मालिक ये सरकार नहीं है। सरकार सिर्फ एक देख रेख करने वाली एजेंसी है जो लोग चुनते हैं और उनको उसी ढंग से करना चाहिए, ना कि जनता के हकों को बेचना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं। गगरेट जो है विधानसभा क्षेत्र हालांकि बिल्कुल पंजाब के साथ लगता है और हम लोग फील्ड में जाते हैं। मैं टिकटार थी तो चलो, अगर हमारी पार्टी अगर इस काबिल मुझे समझेगी और टिकट देगी तो मैं डेफिनेटली चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो पार्टी के ऊपर निर्भर होगा। लेकिन जहाँ तक जो हालात की बात है, जनता के हालातों की बात है, तो बहुत सारा बेरोजगारी इस गगरेट विधानसभा क्षेत्र में है। हालांकि कुछ इंडस्ट्री आई है, लेकिन फिर भी जिस ढंग से उस इंडस्ट्री ने लोगों को रोज़गार देना था, जो एक तय नीति होती है, उस तय नीति के आधार पे रोज़गार जो है वो नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि गरीबी बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से भी लोग वंचित हैं। बहुत जगह पे पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, और गरीबी ऐसी है कि कई जगह के ऊपर जहाँ पे बीपीएल परिवार हैं, वो वाकई बीपीएल परिवार में आना चाहिए, उसको वहाँ पे नहीं लेके आए। कारण सिर्फ वही गांव की पॉलिटिक्स है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने विधायक के चहेते होते हैं। उनकी मर्ज़ी पे निर्भर करता है कि वो किसको डालें, किसको नहीं डालें। मैं किसी गाँव में गया, वहाँ पर देखा कि एक माता के घर को पंखा नहीं था तो किसी ने पंखा उसको डोनेट कर दिया। ओल्ड लेडी थी, तो इसीलिए उसको बीपीएल परिवार से निकाल दिया गया कि तेरे घर में पंखा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक बड़ी शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेरोज़गारी बहुत है, गरीबी बहुत है, और किसी भी अगर मान लो कोई घर है, उसका कोई मालिक है, अगर उसके घर में बच्चे भूखे सोते हैं तो उस मालिक के लिए बड़ी शर्म की बात होती है। ठीक इसी ढंग से हमारे जितने भी राजनीतिक आका हैं, या हमारे मुख्यमंत्री हैं, या हमारे विधायक हैं, या मंत्री हैं, या प्रधानमंत्री हैं, अगर हमारा देश या जो भी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है
उसमें कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए बड़ी शर्म की बात है कि आपके उस जुरिस्डिक्शन में कोई बंदा भूखा सो रहा है, उसके पास रोज़गार नहीं है, वो नशे करने के लिए मजबूर है या कोई चोरी चकारी डाका करने के लिए मजबूर है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना सरकार का काम है। सरकार इसलिए चुनी जाती है, इसलिए जनता उनको वोट करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकारें चुनी जाती हैं तो हिंदुस्तान में क्या है कि पहली तो बात है कि गोरे अंग्रेज़ चले गए, उन्होंने उतना नहीं लूटा जितना 75 सालों में हमारे काले अंग्रेज़ों ने, हमारे ही साथियों ने हमें लूट लिया। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, इस देश की बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे देशवासियों की, उनमें से मैं भी एक हूँ, कि हम लोग अपनों द्वारा ही लूटे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रंज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पे भी हमारा जो सिस्टम है ट्रांसपेरेंट नहीं है। हर जगह के ऊपर लोच है, झोल है, इतना पेचीदा सिस्टम कर दिया गया है कि हम लोग सीधी प्रक्रिया से गुजर ही नहीं पाते, और हमारी आवाज़ जो है वहाँ पहुँचने के भी रास्ते जो हैं बड़े पेचीदा हैं। आप अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसे होता था कि जब किसी ऑफिसर को मिलना होता तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती थी, आप उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते थे। लेकिन उनके टाइम पे भी मिलना शायद इजी था। आज की तारीख में भी आज अगर आप ऑफिसर्स को मिलना चाहते हो तो नहीं मिल पाते। किसी विधायक को मिलना चाहते हो, आपको उनके इर्द गिर्द जो उनके कुछ खास चमचे होते हैं वही नहीं मिलने देते। गांव के कुछ काम हैं, अगर पर्टिकुलर बंदे के थ्रू जाएंगे उनके पास तो होंगे। ठीक इसी तरह से आगे से आगे बढ़ते जाइए, मंत्री हैं, मंत्रियों का भी एक दायरा है, ऊपर से ऊपर आप चले जाइए, बड़े ब्यूरोक्रेट्स या बड़े राजनेता हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को कहीं भी जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें यह होना चाहिए था कि जनता ने हमें चुना है और हम अकाउंटेबल हैं। अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है, और इसीलिए ये अपनी मनमानी करने के ऊपर मनमानी करने लगे हैं। और जनता विवश है, क्योंकि जनता के पास चुनने का अधिकार 5 साल बाद आता है। बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। सिस्टम हिंदुस्तान का जो है वो अलग ढंग से है। एक बार सरकार चुन ली, 5 साल के लिए आप जितना मर्जी हो हल्ला मचाते रहो, उसका कुछ नहीं हो सकता। 5 साल बाद ही मौका आएगा। इतनी आबादी है, इतने जाति, इतने धर्म हैं, बहुत सारा कुछ है। ऊपर से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना माइंड गेम खेलती हैं। जैसे आज की तारीख में अगर देखें तो पूरा देश जो है धर्म के नाम पे बांटा हुआ कि पार्टियों ने, तो लोगों को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलने देती। और ऊपर से हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। किसी टाइम के ऊपर करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का घोटाला होता था। अब अगर 100 करोड़ का भी घोटाला हो जाए तो उसको घोटाला नहीं माना जाता, जब तक ये घोटाला कोई कई हज़ार करोड़ का ना हो। तो कारण ये है कि मनोस्थिति देशवासियों की इस तरह से बदल गई है। बदली क्यों है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इस ढंग से उलझा दिया कि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक चीज़ होके हटती है, उसको जितना याद करने की लगो तब तक कोई दूसरी चीज़ हो जाती है, तो इंसान का ध्यान उस तरफ को भटक जाता है। और आखिर में इंसान यही सोचता है जब दुखी होता है कि छोड़ यार क्या करना है, ना तो इसने कुछ करना है ना उसने कुछ करना है, और उसी ढंग से जो है ये चला हुआ है। कहीं ना कहीं जो जनता भी जिम्मेवार है, लेकिन जनता के पास ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अगर जनता किसी को विकल्प के तौर के ऊपर चुनती है तो रवैया उसका भी पहली वाली पार्टी की तरफ ही होता है कि चलो इन्होंने खाया है तो अब हमारी बारी है तो हम भी खाएं। बेसिकली हम लोग जितने भी इस देश में रह रहे हैं, चंद लोगों को छोड़ के हम लोग नेशनैलिटी तो यूज़ करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीयता तो हम यूज़ करते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन भारत के लिए जो सही मायने में प्रेम है, देश प्रेम है, वो नहीं है। हम अपने ही देश को बेगानों की तरह लूटी जा रहे हैं। ये इससे बड़े दुख की बात इस देशवासियों के लिए कोई और नहीं हो सकती। सारी तरह से लूटा जा रहा है। हिंदुस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इतना पेचीदा है। यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स है। अभी पीछे निकला कि एक जीएसटी, जिसने किसी ने 5 लाख रुपया शादी कर दी, उसको भी 95,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देनी पड़ेगी। मैं पूछता हूँ क्यों देना पड़ेगा? उस शादी में सब कुछ यूज़ हुआ टैक्स वाला। जब खाना यूज़ हुआ टैक्स वाला, कपड़े यूज़ हुए टैक्स वाले, हर चीज़ टैक्स वाली यूज़ हुई। अगर किसी ने हॉल बुक किया तो उसके ऊपर जीएसटी लग गया, सब कुछ टैक्स वाला हो गया, तो फिर एक्स्ट्रा टैक्स क्यों देना पड़ेगा? ठीक इसी ढंग से एक नहीं, जगह जगह के ऊपर आप जाके देखें, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाके देखो, वहाँ पे आपके जीएसटी के अलावा एक सर्विस टैक्स ठोक दिया जाता है। अगर कोई जानकार बंदा है उससे पूछता है तो वो कहता है जी आपकी चॉइस है, आपने देना है तो दे दो। वो तो किसी ने देख लिया तो नहीं दे रहा है, अगर नहीं देखा तो वो ठगा गया। यही हाल अगर आप अभी फास्टैग चला हुआ, पता नहीं किस बड़े नेता का होगा। फास्टैग में आप देखो कि पहले रिटर्न टिकट लगती होती थी तो उसमें होता था कि कोई बात नहीं,
आपकी रिटर्न टिकट है तो रिटर्न टिकट में आपको रिबेट होगी। अब जो घर से निकला है गया है तो उसने वापस तो ज़रूर आना है। तो अब फास्टैग में क्या होता है, पहले शायद शुरू में ये व्यवस्था रखी गई थी, लेकिन अभी मैं कल आया हूँ, जाते हुए भी उतने की पर्ची लगी, आते हुए भी उतने की पर्ची लगी है। तो ये क्या मजाक है। जब मैंने रिटर्न मुड़ना था तो फास्टैग से मेरा एक तो टाइम बचाने के लिए होता है, टाइम तो चलो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन उसी दूसरी तरफ कितने करोड़ों रुपए का रोज़ का जो है इलीगली घोटाला हो रहा है कि जनता हर स्टेप के ऊपर लूटी जा रही है। तो हिंदुस्तान में अमूल चूल पूरे देश में परिवर्तन की ज़रूरत है। यहाँ पर जो एक्ट्स बने हुए हैं, कोई 1860 का है, कोई 1862 का है, इतने बुरे हालात हैं। वो तब जहाँ ज़रूरत थी उस हिसाब से एक्ट बन गए थे। आज बहुत सारी चीज़ें बदलाव की ज़रूरत है। आज हम 75वें वर्ष में को पूरा कर चुके हैं आज़ादी के। जो देश हमसे बाद में आज़ाद हुए वो देश हमसे कहीं आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आज महंगाई में हम लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। देखिए, ये तो जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं जो सरकारों के हाथ हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो केंद्र की नीतियों के हिसाब से टैक्स लगे हैं वो तो केंद्र ही करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि केंद्र को उस ढंग से करना चाहिए। हमारे हाथ में तो जो होगा कि मान लो मैं इस कंस्टिट्यूंसी में आता हूँ तो मैं तो इस कंस्टिट्यूंसी के जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे जो कार्यवाही है, वहाँ पे जो काम करने का तरीका है, उन सबको नॉर्मलाइज़ करूँगा। उन सब में किसी को परेशानी ना हो। देखिए हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई भी जब हम बीज बोते हैं तो वो एक दिन में ना तो पेड़ बनता है ना एक दिन में फल देना शुरू करता है। ठीक इसी ढंग से हमारी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, नई पार्टी है और उसने दिल्ली में तीसरी सरकार बनाई है। लेकिन तीसरी सरकार जब बनी है तो आज वहाँ पे हर दिल्ली वासी इतना ज़्यादा खुश है कि केंद्र सरकार पावर में होते हुए भी उसको आने से नहीं रोक सकी और उसका कुछ नहीं कर सकी, जबकि बहुत सारी पावर्स जो हैं केंद्र सरकार ने येन केन प्राक्रेण अपने पास ही रखी हुई हैं। इसके बावजूद भी केजरीवाल जी जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मेरे कहने का, इस बात को बताने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि अब हमारी पार्टी जो है धीरे धीरे और स्टेट्स में आ रही है। पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ आ गई, हिमाचल में भी हिमाचल में भी आएगी, गुजरात में भी आएगी और ये चाहेगी तो केंद्र सरकार नहीं रोक पाएगी किसी भी सूरत में। तो जैसे हमारी पार्टी बाकी स्टेट्स में फैल रही है, इसी ढंग से एक दिन हमारी पार्टी केंद्र में भी शासित होगी। जब हमारी पार्टी केंद्र में आएगी तो वही पॉलिसीज़ जिनको हम चाहते हैं कि बदलना है तो उसको हम तभी बदल पाएंगे जब हम उस शासन में होंगे। किसी टाइम के ऊपर लोकपाल के लिए या किसी बात के लेकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बोला था कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हो तो आप खुद सत्ता में आओ, और वो सत्ता में आ गई। ठीक इसी ढंग से हम जिन चीज़ों को बदलना चाहते हैं हम सत्ता में आएंगे और उनको बदलेंगे। प्राथमिकता रहेगी। देखिए, गगरेट की कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें यहाँ पे एक तो बेरोज़गारी बहुत है, दूसरी बात यहाँ पे नशा, उसका एक व्यापार बहुत ज़्यादा है, तीसरा एक और बहुत बड़ी चीज़ है खनन। ये तीन चीज़ों ने गगरेट को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। इतना ज़्यादा खनन हो रहा है, प्रकृति के अगेंस्ट जाके खनन हो रहा है और खनन करने वाले जो हैं वो बड़े बड़े लोग हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर सबकी एकजुटता है। तो कुल मिला के मिलकर खनन हो रहा है और 30-30 फुट गहरी खाइयाँ उन्होंने डाल दी हैं। तो ये एक बहुत बड़े दुख की बात है कि हम जब नेचर से खिलवाड़ करते हैं तो अल्टीमेटली फिर नेचर से भी हम वही पाते हैं जो हमने उसको दिया है और फिर प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करती है। और दूसरी तरफ बेरोज़गारी बहुत है। बेरोज़गारी होने के कारण हमारे जितने युवा हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, बड़ी बुरी तरह से बेचैन हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। और ऐसी स्थिति में जब मनोस्थिति ऐसी होती है तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो किसी न किसी तरफ को आकर्षित होता है, तो वो नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है। नशे की तरफ जो आकर्षित होता है तो स्थिति और बदतर हो जाती है। इस कंस्टिट्यूंसी में बेतहाशा जो है वो नशे का कारोबार होता है, बेतहाशा खनन होता है और बेरोज़गारी है। तो ये तीन मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर हर एक पॉलिटिशियन को अपना, पूरी कंस्टिट्यूंसी को अपना परिवार समझते हुए, अपने बच्चे समझते हुए कार्य करना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि कल को अगर उसका बच्चा अगर किसी नशे की गिरफ्त में फंस जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं, तो इसके ऊपर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप जब कुछ ऐसा करते हैं जिससे मासेस को फ़र्क पड़े, जब आप खनन रोकते हो, आज खनन तो एक तरफ जो हो रहा है उससे नेचर का तो जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ ही साथ क्या हुआ, मोनोपोली होगी, बहुत ज़्यादा मोनोपोली हो गई। क्रशरों वालों ने
अपने ही लेवल के ऊपर, जो कभी रेत की ट्राली 500-600 रुपये में बिकती थी, 800 रुपये में बिकती थी, आज 2000-2500 रुपये में बिक रही है। उसमें जो ट्रैक्टर जिन्होंने रखे हुए थे उनका भी नुकसान हो गया। ट्रैक्टरों के टाइम के ऊपर खनन कम होता था और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता था। खनन भी कम था, लोगों का रोज़गार भी था और आम जनता तक जो वो सामग्री पहुंचनी थी उनको भी वो सस्ते में मिलती थी। आज क्या हालात हैं, ट्रैक्टर वाले बेरोज़गार होकर बैठ गए, क्रशरों वाले कमा रहे हैं और ऊपर से वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा वो रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं कि आम व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर मार पड़ रही है। तो अगर मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर, डेफिनेटली मैं संज्ञान ज़रूर लूँगा। कारण उसका ये है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगली बार मुझे पब्लिक लाती है कि नहीं लाती, लेकिन मेरे मन को ये सुकून ज़रूर रहना चाहिए कि मैंने रियल सेंस में जनता के लिए कुछ किया। जिस वादे के साथ मैं आया था उसके लिए मैंने कुछ किया है। मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये अब आपके पास सिर्फ एक दिन होता है। उस दिन इस देश की जनता, जो लोकतंत्र में जनता जो एक दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, और उस दिन किसी के कोई बहकावे मत आएँ। ये देखें कि आपको कहाँ से फ़ायदा होने वाला है, आपके लिए कौन कुछ सही ढंग से सही मायने में करने वाला है। अभी तक 2 पार्टियों ने इस प्रदेश में राज किया है और दोनों पार्टियों से जनता दुखी रही है, इसलिए दोनों पार्टियों में कभी किसी पार्टी ने रिपीट नहीं किया। जनता दोनों पार्टियों को बदलती रही है, लेकिन आज एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी जनता के सामने है और जनता को एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए। उसके बाद अगर हमने काम नहीं किया तो हम कभी भी जनता के द्वार के ऊपर वोट मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आज ये जनता आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक मौका देती है, केजरीवाल को एक मौका देती है, तो अगले कई टेन्योर्स तक, कई बारियों तक आम आदमी पार्टी की सरकार इस प्रदेश से नहीं हिलने वाली। क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करेंगे तो जनता अपने आप ही हमें दोबारा फिर चुनेगी। आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। मिठाई और नमकीन घर में कब आती है? त्योहार का मौका हो तब, या फिर कोई खुशी का मौका हो तब ना। मगर जिंदगी में मीठे और नमकीन पल तो हर रोज होते हैं, तो फिर मिठाई लेने के लिए त्योहार का इंतजार क्यों? रोज आइए और रोज मनाइए जिंदगी के मीठे नमकीन पल। हर प्रकार की मिठाई, नमकीन मावे की कचौरी, प्याज की कचौरी, मूंग दाल की कचौरी, मलाई, रबड़ी, कप, बंगाली आइटम, रसमलाई, राज बहादुर, पेस्ट्री, केक और हर वो मिठाई जो आपके दिल को करती है खुश। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम,
सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी मेहतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।